हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एमए प्राइवेट सेकंड ईयर 2025 के लिए 3000 प्लस क्वेश्चन का फाइनल रिवीजन चल रहा है। यानी कि प्रत्येक पेपर मिलाकर 3000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। यह आपकी पेपर सेकंड की माह मैराथन है। बुक का नाम हो जाएगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। पेपर कोड है G371 पेपर कोड है। इसमें साथियों हम कराने वाले हैं यूनिट फर्स्ट से यूनिट 6 तक संपूर्ण मॉडल पेपर इसी वीडियो में कवर करके आपको देने वाले हैं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर लोगे। और साथियों, कुछ जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। तो वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपकी थ्योरी में से वह क्वेश्चन बन रहे हैं। आप थ्योरी भी पढ़कर जाइए, जो भी पेपर हो उसकी आप थ्योरी भी पढ़कर जाएं ताकि आप अच्छे से नंबर और लेकर आएं। तो चलिए, यूनिट फर्स्ट से यूनिट 6 तक चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सिलेबस डिस्कस करा दूं कि क्या क्या सिलेबस है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, मैकियावेली पढ़ना है, हॉब्स लॉक रूसो पढ़ने हैं, हीगल एंड कांट पढ़ने हैं, मार्क्स ग्राम्स्की एंड हाना आरेंट ये पढ़ना है, कार्ल पॉपर और लास्की पढ़ना है, R.S. टोनी, F.W. हाइक। तो ये 6 चैप्टर इसमें हमें कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आने वाले जो पेपर हैं आपके संपूर्ण पेपरों की 2 दिन पहले मैं कंप्लीट करा के आपको वीडियो दे दूंगा और आप हमारे यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाइए। लास्ट ईयर में हमने क्वेश्चन कराए थे, आपको वहाँ सभी क्वेश्चन बड़े अच्छे से हैं। आपको एक ही वीडियो में महामैराथन के नाम से प्ले लिस्ट बन रही है, उसमें एक ही वीडियो में संपूर्ण मॉडल पेपर कवर करके हमने अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं और अब हम आपको कराएंगे। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, ये आपका बुक का नाम है। फर्स्ट चैप्टर कराएंगे आपको मैकियावेली। इस चैप्टर में हम आपको 60 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम कराएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली का जन्म कब हुआ? मैकियावेली का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1469 ईस्वी में मैकियावेली का जन्म हुआ था। क्वेश्चन 2, मैकियावेली की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन है 1527, 1530 ईस्वी में, 1535 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1527 ईस्वी में मैकियावेली की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन 3, मैकियावेली पुनर्जागरण के युग के एक महत्वपूर्ण विचारक हैं। यह कथन सही है। क्या है कि मैकियावेली पुनर्जागरण के युग के एक महत्वपूर्ण विचारक हैं, यह कथन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैकियावेली का काल मध्य युग और आधुनिक युग का संदिग्ध काल है। क्या कि मैकियावेली का काल मध्य युग और आधुनिक युग का संदिग्ध काल है। तो इसका आंसर है, यह कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, मैकियावेली निम्नलिखित में से किसके पक्के समर्थक कहे जा सकते हैं? मैकियावेली निम्नलिखित में से किसके पक्के समर्थक कहे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनर्जागरण के। क्या पुनर्जागरण काल के मैकियावेली पक्के समर्थक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य को नैतिकता अनैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है, यह विचार निम्नलिखित में से किसके संबंधित हो सकता है? क्या यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकियावेलीवाद से। किससे? मैकियावेलीवाद से यह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, मैकियावेली की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? मैकियावेली की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिवाइन कॉमेडी। यह रचना मैकियावेली की नहीं है। द प्रिंस डिस्कोर्सेज, द आर्ट ऑफ वार, ये रचना है किसकी? मैकियावेली की। लेकिन डिवाइन कॉमेडी मैकियावेली की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मैकियावेली की किन दो रचनाओं के सिद्धांतों को देखते हुए इन्हें शासकों के लिए निर्देश पुस्तिका कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द प्रिंस ऑफ डिस्कोर्सेज। क्या? द प्रिंस ऑफ डिस्कोर्सेज कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, मैकियावेली अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस किस शासक को सौंपना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोरेंजो डी मेडिसी। क्या? लोरेंजो डी मेडिसी को सौंपना चाहते थे। तो साथियों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी और पर डे की जो सूचना आती है सीसेट यूनिवर्सिटी की, वो भी सूचना आपको उस पर मिलती है टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें ताकि आपको अच्छे से जो भी सूचना मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक मैकियावेली को अपने जमाने का शिशु कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डनिंग। क्वेश्चन नंबर 11, मैकियावेली राजतंत्र के समर्थक हैं। क्या? कि मैकियावेली राजतंत्र के समर्थक हैं और सर्वोत्तम शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणतंत्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैकियावेली का राष्ट्रवाद संबंधित है। मैकियावेली का राष्ट्रवाद संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उग्र राष्ट्रवाद। मैकियावेली का राष्ट्रवाद संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे राज्य क्यों? क्या? कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास नहीं है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अंतरराष्ट्रीयतावाद का समर्थक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 15, मैकियावेली अपनी किस रचना में गणतंत्र को सर्वोत्तम शासन बताते हैं? क्या? कि मैकियावेली अपनी किस रचना में गणतंत्र को सर्वोत्तम शासन बताते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्कोर्सेज को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन विचारक हैं जो मिश्रित सरकार का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकियावेली मिश्रित सरकार का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 17, किसका कथन है साध्य साधन का औचित्य बताता है? क्या? कि किसका कथन है कि साध्य साधन का औचित्य बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस विचारक को शेर लोमड़ी नीति, लाइन एंड फॉक्स थ्योरी पर विश्वास है? निम्नलिखित में से किस विचारक को शेर लोमड़ी यानी लाइन एंड फॉक्स थ्योरी पर विश्वास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 19, मैकियावेली पर किसका प्रभाव ज्यादा पड़ा? मैकियावेली पर किसका प्रभाव ज्यादा पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, पुनर्जागरण। किसका? पुनर्जागरण का। क्वेश्चन नंबर 20, धर्म और नैतिकता के बीच जोरदार ढंग से विभाजन करने वाला आधुनिक विचारक है मैकियावेली। कौन? मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 21, मैकियावेली ने अपने विचारों के प्रतिपादन में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इतिहास और तर्क का सहारा लिया। क्वेश्चन को एक बार समझ लो, क्या कह रहा है कि मैकियावेली ने अपने विचारों के प्रतिपादन में इतिहास और तर्क का सहारा लिया। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 22, मध्यकालीन विचारक ईश्वर की इच्छा और शक्ति में क्या है विश्वास करते हैं। किसमें? मध्यकालीन विचारक जो थे वो ईश्वर की इच्छा और शक्ति में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 23, किसका कथन है मैकियावेली आधुनिक युग में राष्ट्रीयता का प्रथम विचारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एफ.जे.सी. हर्नसा। क्या? एफ.जे.सी. हर्नसा का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 24, मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से बुरा है। क्वेश्चन देख लो कि मैकियावेली कहते हैं कि मैकियावेली के अनुसार यानी मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से कैसा है? वो बुरा है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मैकियावेली ने इटली के फ्लोरेंस नगर में जन्म लिया, यह कथन सही है। क्वेश्चन आ जाए कि मैकियावेली कहाँ के निवासी थे? फ्लोरेंस। क्वेश्चन नंबर, मैकियावेली ने इटली के कहाँ? इटली के फ्लोरेंस नगर में निवासी इटली के हो गए, लेकिन नगर कौन सा? वो है फ्लोरेंस। यह कथन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। मैकियावेली के अनुसार राजा क्या? कि मैकियावेली के अनुसार राजा को सामान्य जीवन में धर्म और नैतिकता में विश्वास नहीं करना चाहिए, यह कथन ठीक है। क्या है? यह कि उसे येन केन प्रकारेण अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। क्या है क्वेश्चन? देख लो एक बार दोबारा कि मैकियावेली के अनुसार राजा को सामान्य जीवन में धर्म और नैतिकता में विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे येन केन प्रकारेण अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, मैकियावेली के राज्य की उत्पत्ति के विचार हॉब्स के विचार से मेल खाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनके विचार हॉब्स के समान हैं। किनके? मैकियावेली के जो विचार हैं वो हॉब्स के समान हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, मैकियावेली का राज्य क्या? कि मैकियावेली का राज्य संबंधित विचार अरस्तु से भिन्न है। तो यह कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कथन ठीक है। 29, मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव क्या? कि मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से बुरा है और युग युगांतर से अपरिवर्तित रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसका दमन किया जा सकता है। किसका? मनुष्य का दमन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, मैकियावेली राज्य को क्या मानते हैं? तो मैकियावेली जो राज्य को मानते हैं वो है कि वह राज्य को एक कृत्रिम और मानवकृत संस्था मानते हैं। क्या मानते हैं? कृत्रिम और मानवकृत संस्था मानते हैं। कौन? मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 31, मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया उनके अनुसार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राज्य के क्या? किसके अनुसार है? मैकियावेली के अनुसार राज्य के लिए नैतिकता का महत्व। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया, यह विचार है कि राज्य के लिए नैतिकता का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 32, मैकियावेली के अनुसार समाज और सरकार का जन्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य की सुरक्षा एवं बचाव की आवश्यकता से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य को धनवान, सुखी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासक को वाणिज्य, व्यवसाय और कृषि की उन्नति और विकास में रुचि लेनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकियावेली आर्थिक पक्ष पर भी अपना ध्यान देते हैं। कौन? कि मैकियावेली आर्थिक पक्ष पर भी अपना ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मैकियावेली ने सरकार के वर्गीकरण में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु का अनुसरण किया। किसका? अरस्तु का अनुसरण किया। क्वेश्चन नंबर 35, मैकियावेली ने सरकार का वर्गीकरण 3 शुद्ध और 3 अशुद्ध रूप में किया। मैकियावेली ने सरकार का वर्गीकरण क्या? किसमें?
3 शुद्ध और 3 अशुद्ध रूप में किया। तो 35 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। किसका क्या? लोकतंत्र का। क्वेश्चन नंबर 37 मैकियावेली राजतंत्र और गणतंत्र दोनों में साम्राज्य विस्तार के पक्ष में थे। 37 का ऑप्शन ए। 38 राज्य विस्तार के संबंध में मैकियावेली के विचार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटो से मेल नहीं खाते। 39 मैकियावेली ने विधि का स्रोत, मैकियावेली ने विधि का स्रोत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा अथवा शासक को माना। किसको? राजा अथवा शासक को माना। क्वेश्चन नंबर 40 मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। किसको? मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह कथन ठीक है, यानी सत्य है। 41 मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक माने गए, यह कथन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो आपको वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें, ताकि आपका आपके फ्रेंडों का इससे फायदा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 42 प्लेटो और अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते थे और मध्ययुगीन चिंतक देवी वही मैकियावेली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कृत्रिम और अनुबंध पर। किस पे? कृत्रिम और अनुबंध पर आधारित मानते थे। 43 व्यक्तिवाद और उपयोगितावाद की आधुनिक विचारधाराएं मैकियावेली के चिंतन से निकलती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। यह कथन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 राज्य विस्तार को जातीय एकतत्वीयता तथा सीमित कर मैकियावेली ने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय राज्य धारणा का परिचय दिया। क्वेश्चन नंबर 45 मध्यकाल के सोपानात्मक संगठन राजा एवं सामंती सरदारों की जगह मैकियावेली ने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समस्त नागरिकों के ऊपर एक सर्वशक्तिमान केंद्रीय शक्ति स्थापित की। 45 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 मैकियावेली को अपने जीवन काल में अनेक बार किस गणराज्य का राजनयिक प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला? फ्लोरेंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस। 47 राजनीतिक विचारों के इतिहास में राष्ट्र राज्य की धारणा के सूत्रपात का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकियावेली को जाता है। 48 निम्नलिखित में कौन मैकियावेली की रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लेवियाथन, यह मैकियावेली की रचना नहीं है। 49 मैकियावेली सर्वप्रथम किससे जुड़े? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशासकीय सेवा। किससे? प्रशासकीय सेना, सॉरी, इसका राइट आंसर है प्रशासकीय सेना से जुड़े। क्वेश्चन नंबर 49 का प्रशासकीय सेना। क्वेश्चन नंबर 50 इटली की राजनीतिक दुर्दशा का कारण मैकियावेली की दृष्टि में कौन था? क्या कि इटली की राजनीतिक दुर्दशा का कारण मैकियावेली की दृष्टि में कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चर्च। ये बी दे रखा है लेकिन ये ए है, चर्च। क्वेश्चन नंबर 51 द प्रिंस में जिस राजनीति का प्रतिपादन किया वह थी व्यवहारिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 मैकियावेली की रचनाओं पर आधारित, यानी मैकियावेली की रचनाओं पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो इसका राइट आंसर है ये सभी। किसका? इटली का गृह युद्ध, इटली की फूट, इटली का एकीकरण। तो यह सभी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 इटली के एकीकरण हेतु मैकियावेली ने बल दिया, किस पर बल दिया? ऑप्शन डी ये सभी। किस किस पर? शक्ति विस्तार पर, राष्ट्र सेना के निर्माण पर, निरंकुश शासन पर। तो 53 का ऑप्शन
डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, पोप अलेक्जेंडर ने जीवन भर धोखा देने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकियावेली का, ऑप्शन सी राइट आंसर। 55, निम्नलिखित में किस ग्रंथों में मैकियावेली राजनीति को नैतिकता व धर्म से अलग करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी क्या है? द प्रिंस। 56, मैकियावेली ने स्वभाव से मनुष्य को माना, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी, यानी दुष्ट, मूर्ख और दुर्बल। मैकियावेली ने ये तीन माने, कौन कौन से? दुष्ट, मूर्ख और दुर्बल। क्वेश्चन नंबर 58, मैकियावेली नैतिकता को कितने भागों में विभक्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 भागों में। 57, मैकियावेली के अनुसार शासक में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी, कौन कौन? छल, धोखेबाजी और आडंबर, ये सभी होना आवश्यक है। किसमें? मैकियावेली के अनुसार शासक में निम्नलिखित में से यह तीनों होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 58, मैकियावेली की दृष्टि में, किसमें? मैकियावेली की दृष्टि में राज्य की उत्पत्ति हुई उसकी तो यानी स्वार्थ के कारण, किसके? उसके स्वार्थ के कारण मैकियावेली की दृष्टि में राज्य की उत्पत्ति हुई, किसमें? स्वार्थ के कारण। क्वेश्चन नंबर 59, मैकियावेली की दृष्टि में निम्नलिखित में कौन शासक यानी कौन शासन का विकृत रूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 60, मैकियावेली द्वारा गणतंत्र के समर्थन में प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी केवल 2, गणतंत्र के प्रति लोगों में अधिक श्रद्धा नहीं होती, गणतंत्र के प्रति लोगों में अधिक श्रद्धा नहीं होती। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 62, मैकियावेली कानूनों का एकमात्र स्रोत निम्नलिखित में किसको मानते हैं? तो राजा को मानते हैं। तो ये हमने 62 क्वेश्चन कराए इसमें। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको उन दोस्तों तक पहुंच जाए जिनके पास मॉडल पेपर नहीं है। हालांकि मॉडल पेपर खरीदे उन्होंने, लेकिन खरीदने पहुंचे, लेकिन वह वहाँ मिले नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, कहीं कहीं तो मिलते भी नहीं हैं। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको ये PDF वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, और हम वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब पर भी कराते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब इसके बाद सेकंड चैप्टर हम कराएंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर कर दें, ताकि उनका भी फायदा हो जाए। तो चलिए यहीं तक, धन्यवाद। हॉब्स, लॉक, रूसो, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें 114 क्वेश्चन है, बड़े बिंदास तरीके से करने वाले हैं हॉब्स, लॉक, रूसो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हॉब्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हॉब्स का जन्म हुआ कहाँ हुआ, कब हुआ? 1588 ईस्वी में हॉब्स का जन्म हुआ। दूसरा, हॉब्स की मृत्यु हुई 1679 ईस्वी में हुई, यानी 1679 ईस्वी में हुई। 3, हॉब्स किस देश का राजनीतिक विचारक था? हॉब्स किस देश का राजनीतिक विचारक था? तो ये ब्रिटेन का राजनीतिक विचारक था। क्वेश्चन नंबर 3 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हॉब्स की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? हॉब्स की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? तो हॉब्स की प्रसिद्ध कृति है लेवियाथन। ये साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देख लें। हॉब्स की प्रसिद्ध कृति ये हर बार पूछी जाती है, तो ये इसका लेवियाथन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
हॉब्स राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित हैं? हॉब्स राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत हॉब्स राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किस रूप में किया? हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किस रूप में किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भय तथा आतंक से युक्त व्यवस्था में। किसमें? हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किस रूप में किया? भय तथा आतंक से युक्त व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें, ताकि आपका और आपके फ्रेंडों का इससे फायदा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, हॉब्स ने सामाजिक समझौते के आधार पर किस शासन प्रणाली का समर्थन किया है? हॉब्स ने सामाजिक समझौते के आधार पर किस शासन प्रणाली का समर्थन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 8, हॉब्स द्वारा प्रतिपादित समझौते सिद्धांत का स्वरूप है क्या? कि हॉब्स द्वारा प्रतिपादित समझौते सिद्धांत का स्वरूप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 9, हॉब्स राज्य को किस रूप में स्वीकार करता है? हॉब्स राज्य को किस रूप में स्वीकार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृत्रिम संस्था। किसमें? कृत्रिम संस्था में हॉब्स राज्य को स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 10, संपूर्णता के आधार पर हॉब्स शासन के रूपों की चर्चा की। क्या? कि संपूर्णता के आधार पर हॉब्स शासन के रूपों की चर्चा की। कितने? 3 रूपों की चर्चा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3। क्वेश्चन नंबर 11, हॉब्स सर्वश्रेष्ठ शासन की संज्ञा किसको प्रदान करता है? हॉब्स सर्वश्रेष्ठ शासन की संज्ञा किसको प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राजतंत्र को। किसको? राजतंत्र को हॉब्स सर्वश्रेष्ठ शासन की संज्ञा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 12, हॉब्स की राजनीतिक चिंतन धारा किस राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तिवाद का करती है। किसका? व्यक्तिवाद का समर्थन करती है। क्वेश्चन नंबर 13, हॉब्स कानून की किस प्रकार की व्याख्या करता है? क्या? कि हॉब्स कानून की किस प्रकार की व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, विधि शास्त्रीय। कौन सी? विधि शास्त्रीय कानून की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हॉब्स कानून के रूप में केवल स्वीकार करता है। हॉब्स कानून के रूप में केवल स्वीकार करता है क्या? संप्रभु का आदेश। क्या? संप्रभु का आदेश हॉब्स कानून के रूप में स्वीकार करता है। तो 14 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हॉब्स के अनुसार व्यक्तियों के मध्य निरंतर संघर्ष चलने का कौन सा कारण नहीं है? हॉब्स के अनुसार व्यक्तियों के मध्य निरंतर संघर्ष चलने का कौन सा कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पारस्परिक सहयोग की भावना। पारस्परिक सहयोग की भावना। क्वेश्चन नंबर 16, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, असहाय, कुत्सित, वक्त तथा दार्शनिक होता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह हॉब्स का कथन है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हॉब्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, राजनीतिक दर्शन के इतिहास में हॉब्स जो प्राय निरंकुश शासनवादी माना जाता है, शायद सबसे अधिक व्यक्तिवादी है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन वेपर का है। किनका? यह कथन वेपर का है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हॉब्स के समय इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? क्वेश्चन को एक बार समझो कि हॉब्स के समय में इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, असंतोषजनक थी। कब? हॉब्स के समय में इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति असंतोषजनक थी। क्वेश्चन नंबर 19, हॉब्स के पिता थे। हॉब्स के पिता एक पादरी थे।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉब्स के पिता थे पादरी। क्वेश्चन नंबर 20, 17वीं शताब्दी में राजा और संसद के बीच संघर्ष में हॉब्स ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा का समर्थन किया। संसद और राजा के बीच में इन्होंने, किसने, हॉब्स ने राजा का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस पुस्तक का रचयिता हॉब्स है? इनमें से किस पुस्तक का रचयिता हॉब्स है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी लेवियाथन, डी होमनी, डी सीवे, ये तीनों हॉब्स की रचना है, यानी हॉब्स की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें, ताकि आपका आपके फ्रेंडों को फायदा हो जाए। और आप वीडियो को लाइक करके शेयर तो जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करें, क्योंकि हम CCS यूनिवर्सिटी से जैसे कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, और प्रत्येक दिन हम सूचना देते हैं। तो चलिए 22 क्वेश्चन को देखते हैं। हॉब्स के बारे में क्या सही है? हॉब्स के बारे में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसने सामाजिक शास्त्रों के लिए न्यूटन के यांत्रिक सिद्धांत के अनुरूप सिद्धांत तैयार करना चाहा। तो 22 को राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, हॉब्स भौतिकवादी था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह कथन सत्य है, हॉब्स भौतिकवादी था। 24, हॉब्स की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक है। हॉब्स की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, हॉब्स मनुष्य के अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता वाली आत्मा में, क्या? क्वेश्चन देखो कि हॉब्स मनुष्य के अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता वाली आत्मा में क्या करते थे? विश्वास करता था। क्या? विश्वास करता था। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, हॉब्स संवेदन भाव है, संवेदनशील विचार को मस्तिष्क में पदार्थ की गति का विभिन्न रूप मानता है। क्वेश्चन को देखें कि हॉब्स संवेदन भाव है, संवेदनशील विचार को मस्तिष्क में पदार्थ की गति का विभिन्न रूप मानता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। किनका? इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 27, मानव स्वभाव संबंधित हॉब्स का चिंतन। मानव स्वभाव संबंधी हॉब्स का चिंतन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उसके निष्कर्ष का आधार है। क्या? कि उसके निष्कर्ष का आधार है। क्वेश्चन नंबर 28, हॉब्स के अनुसार बुराई और अच्छाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव क्रिया के उद्देश्य के सापेक्ष धारणा है। क्या? मानव क्रिया के उद्देश्य के सापेक्ष धारणा है। तो ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29, हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक के साथ युद्ध के रूप में चित्रित करता है। तो 29 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। क्या? निरंतर भय और हिंसा के मृत्यु के खतरे हैं, मनुष्य का जीवन दरिद्र, कष्टप्रद और पार्श्विक एवं अल्प आयु है, मनुष्य का जीवन एकाकी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। 31, हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था संबंधित विचार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजशास्त्रियों, क्या? समाजशास्त्रियों के ऐतिहासिक परिणाम से मेल नहीं खाता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, शुभ को जान लेना। क्या? कि शुभ को जान लेना उसे प्राप्त करना है। शुभ को जान लेना उसे प्राप्त करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। प्लेटो के इस विचार से हॉब्स असहमत था। हॉब्स मानता था कि इस दिशा में बुद्धि प्रेरित नहीं कर सकती। हॉब्स मानता था कि शुभ को जानना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा, यानी तीनों कथन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, हॉब्स के विचार में मनुष्य अपनी कामनाओं का दास है,
वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इस विचार से हॉब्स पूर्ण सहमत था। इस विचार से हॉब्स पूर्ण सहमत था। क्वेश्चन नंबर 34। मनुष्य बुद्धि को प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करने को विवश करने के लिए हॉब्स के अनुसार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वशक्तिमान, सर्वप्रभुत्वपूर्ण और विवशकारी शक्तियां आवश्यक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 35। राज्य की स्थापना हॉब्स के अनुसार एक सामाजिक संविदा द्वारा होती है। राज्य की स्थापना हॉब्स के द्वारा एक सामाजिक संविदा द्वारा होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। 36। राज्य के संबंध में हॉब्स के विचार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य मनुष्य के वृत्तियों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया। 37। हॉब्स का प्राकृतिक कानून, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उन नियमों की व्याख्या करता है जिन पर समाज का आधार रखा जा सकता है। हॉब्स की प्राकृतिक कानून उन नियमों की व्याख्या करता है जिन पर समाज का आधार रखा जा सकता है। 37 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 38। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते, क्या हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हुआ। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हुआ। 39। हॉब्स के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान है। हॉब्स के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। तलवार के बिना समझौता व्यर्थ शब्द है, यह विचार किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हॉब्स का। हॉब्स ने यह कहा कि तलवार के बिना समझौता व्यर्थ शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हॉब्स का यह कथन है। 41। हॉब्स के अनुसार राज्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है, क्या है? राजतंत्र। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? 41 का। क्वेश्चन नंबर 42। हॉब्स अल्पमत पर बहुमत की इच्छा के नियम को स्वीकार करता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुमत की इच्छा अनिवार्य रूप से स्वीकार की जानी चाहिए। क्या? कि बहुमत की इच्छा अनिवार्य रूप से स्वीकार की जानी चाहिए। 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। हॉब्स के विचार में एक बार सामाजिक समझौता के द्वारा राज्य स्थापित होने के बाद, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राजा के कुकृत्यों का विरोध करने का अधिकार। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 44। हॉब्स संप्रभुता के संदर्भ में, हॉब्स संप्रभुता के संदर्भ में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतिवादी दृष्टिकोण अपनाता है। क्या? अतिवादी दृष्टिकोण अपनाता है। 45। संप्रभुता संबंधित हॉब्स का दृष्टिकोण, क्या? संप्रभुता संबंधी हॉब्स का दृष्टिकोण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निरंकुश एवं अपरिमित संप्रभुता का सिद्धांत। 45 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 46। हॉब्स का नागरिक कानून, हॉब्स का नागरिक कानून विवेक का आदेश है। इसका विवेक का आदेश है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी, विवेक का आदेश। क्वेश्चन नंबर 47। जॉन लॉक का जन्म हुआ, जॉन लॉक का जन्म हुआ। तो 1632 ईस्वी में जॉन लॉक का जन्म हुआ। जॉन लॉक की मृत्यु कब हुई? तो 1704 ईस्वी में जॉन लॉक की मृत्यु हुई थी। 49। लॉक किस देश का रहने वाला था? तो इंग्लैंड के, जो जॉन लॉक थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। 50। जॉन लॉक अपना अध्ययन समाप्त किया, जॉन लॉक ने अपना अध्ययन समाप्त किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड में शिक्षक हो गया। किसमें? ऑक्सफोर्ड में शिक्षक हो गया। कौन? जॉन लॉक। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड में शिक्षक हो गया। 51। लॉक किस देश का राजनीतिक चिंतन था? क्या?
कि लॉक किस देश का राजनीतिक चिंतक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। 52, लॉक की विश्व प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? क्या लॉक की विश्व प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। क्या? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट इनकी विश्व प्रसिद्ध कृति थी। तो यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर देख के जाएं। क्वेश्चन नंबर 53, लॉक राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो लॉक राज्य की सिद्धांत से सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है। किसमें? सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54, लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते का स्वरूप है? क्या? कि लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते का स्वरूप था? तो द्विपक्षीय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विपक्षीय। 55, लॉक के द्वारा प्रतिपादित समझौते सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार की शासन व्यवस्था की उत्पत्ति है? तो सीमित राजतंत्र। क्या? सीमित राजतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56, निम्नलिखित में से कौन सी लॉक की देन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी लॉक की देन नहीं है? तो क्रांति की अवधारणा यह लॉक की देन नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब एक वीडियो तैयार होती है। आपका लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, हमें और अच्छा करने के लिए आप मोटिवेट करते हो। जब आप लाइक कर देते तो हमें बहुत काफ़ी अच्छा लगता है और हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देने लगते हैं। 57 को देखते हैं। लॉक ने समर्थन किया किसका? सामाजिक अधिकारों का। लॉक ने हमेशा सामाजिक अधिकारों का समर्थन किया। 58, लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में सम्मिलित, क्या? लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया शिक्षा का अधिकार। यह प्राकृतिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, राज्य तथा समाज में विभेद करने वाला विचारक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉक। 60, लॉक अपने विचारों से किस विचारधारा का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाद का। क्वेश्चन नंबर 61, लॉक का कार्य राजसत्ता को ऊंचा उठाना नहीं अपितु सीमाओं को दर्शाना है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन मैक्सी का है। किसका? यह कथन मैक्सी का है। तो साथियों, मैक्सी कहते हैं कि लॉक कार्य का राजसत्ता को ऊंचा उठाना नहीं अपितु सीमाओं को दर्शाना, यह कथन मैक्सी का है। क्वेश्चन नंबर 62, लॉक की प्राकृतिक अवस्था का लक्षण है? लॉक की प्राकृतिक अवस्था का लक्षण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्ति के पास नैसर्गिक अधिकार थे। क्या? व्यक्ति के पास नैसर्गिक अधिकार थे। 63, निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं लॉक की हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी कौन सी? टू ट्रीटीजेज ऑन गवर्नमेंट। क्या? टू ट्रीटीजेज ऑन गवर्नमेंट, लेटर ऑन टॉलरेशन, एज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 64, लॉक के ज्ञान का सिद्धांत था? लॉक के ज्ञान का सिद्धांत था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अनुभववादी। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। लॉक के अनुसार राजनीतिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन से कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, ये सभी कौन कौन से? संपत्ति को विनियमित तथा सुरक्षित रखती है, कानून को क्रियान्वित करती है, राज्य की बाह्य आक्रमण से रक्षा करती है, कानून बनाती है तथा उसको भंग करने पर दंड देती है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, लॉक के अनुसार राज्य का हित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जनता के हितों की रक्षा करने में।
लॉक के अनुसार राज्य का हित है, जनता के हितों की रक्षा करने में लॉक के अनुसार राज्य का हित है। क्वेश्चन नंबर 67, लॉक के मूल स्वभाव को सौजन्यपूर्ण, ज्ञानप्रिय और सामाजिक मानता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? 67 का ऑप्शन सी। 68, प्राकृतिक अवस्था के संबंध में लॉक मानता है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है कि शांति, सद्भाव एवं परस्पर सहायता की अवस्था थी। शांति, सद्भाव एवं परस्पर सहायता की अवस्था थी। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक अवस्था के अच्छा होने का आधार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मनुष्य का आचरण प्रकृति के अनुसार था। मनुष्य का विवेक और अंतःप्रेरणा उसे सामाजिक जीवन का पाठ पढ़ाती थी। मनुष्य प्राकृतिक कानून के द्वारा नियंत्रित था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 70, लॉक की प्राकृतिक कानून संबंधी धारणा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉक की राज्य संबंधी धारणा को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, लॉक के प्राकृतिक कानून की जानकारी संभव है, इस हेतु शर्त यह है कि, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मनुष्य का विवेक उसे समानता, स्वतंत्रता और सामाजिकता हेतु प्रेरित करे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 72, राज्य के निर्माण के संबंध में लॉक का विचार। क्या? राज्य के निर्माण के संबंध में लॉक का विचार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रीटीज के दूसरे अध्याय में है। जो ट्रीटीज इनकी रचना है उसके दूसरे अध्याय में क्या है कि राज्य के निर्माण के संबंध में लॉक का विचार। क्वेश्चन नंबर 73, लॉक यानी जॉन लॉक की प्रसिद्ध कृति टू ट्रीटीजस ऑन गवर्नमेंट कब प्रकाशित हुई? तो यह पूछ लेता है 1690 ईस्वी में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आप देख लें एक बार। 74, जॉन लॉक के अनुसार, जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार ये जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 75, प्राकृतिक अवस्था में न्याय स्थापित करने की कठिनाई से प्रेरित होकर राज्य की स्थापना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मनुष्य ने की है। 76, राज्य की स्थापना लॉक के अनुसार सामाजिक संविदा के द्वारा की गई। किसके? सामाजिक संविदा के द्वारा की गई। तो 76 का ऑप्शन ए 77, संविदा के पश्चात कानून का पालन करने वाले भी, यानी कानून के पालन करने वाले पर भी क्या होता है? कानून का बंधन होता है। यानी संविधान के पश्चात कानून का पालन करने वाले पर भी कानून का बंधन होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78, संविदा के निर्माण में लॉक के अनुसार, सर्वसम्मति की आवश्यकता है। किसकी? सर्वसम्मति की आवश्यकता है। तो 78 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 79, राज्य द्वारा बनाए गए कानून में लॉक के अनुसार, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बहुमत की सहमति की आवश्यकता है। किसकी? बहुमत की सहमति की आवश्यकता है। तो 79 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, व्यवस्थापिका लॉक के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम अंग है क्योंकि, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वह प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षक है। कौन है? व्यवस्थापिका लॉक के अनुसार वह प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 81, लॉक का राजनीतिक सिद्धांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, व्यक्तिवादी है। क्वेश्चन नंबर 82, लॉक का राजनीतिक दर्शन निरंकुशता के विरुद्ध व्यक्ति को प्रतिष्ठित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। राज्य और सरकार की स्थापना के लिए लॉक के अनुसार दो समझौते हुए।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कि राज्य और सरकार की स्थापना के लिए लॉक के अनुसार 2 समझौते हुए। क्वेश्चन नंबर 84, रूसो का जन्म यानी कब हुआ? रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में हुआ। रूसो की मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन नंबर 85, रूसो की मृत्यु 1778 ईस्वी में हुई। रूसो की मृत्यु 1778 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 86, रूसो का जन्म कहाँ हुआ? तो रूसो का जन्म जेनेवा में हुआ। कहाँ? जेनेवा में रूसो का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 87, रूसो का प्रथम निबंध 1749 ईस्वी में, यह यानी ऑप्शन डी, ये सभी वर्तमान समाज की आलोचना करता है, व्यक्ति के बुरा होने के लिए उत्तरदायी मानता है, इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि विज्ञान तथा कला की प्रकृति ने नैतिकता को भ्रष्ट किया। 87 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, रूसो का दूसरा निबंध 1754 ईस्वी, ये क्या कहता है? असमानता के आधार पर आलेख था। किस पर? असमानता के आधार पर आलेख था। 89, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रूसो द्वारा रचित है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल, लो नोवेल, हेलाइज। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 90, रूसो ने अपने अध्याय के लिए प्रयुक्त की, रूसो ने अपने अध्याय के लिए प्रयुक्त की क्या? ऐतिहासिक तथा अनुभूति मूलक अध्ययन पद्धति। 91, रूसो की विश्वविख्यात कृति का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की विश्व प्रसिद्ध कृति है। 91 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है फिर भी वह बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन रूसो का है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके फ्रेंडों का इससे फायदा हो जाए। 93, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किस राजनीतिक विचारक से संबंधित है? तो रूसो से संबंधित है। क्या है रूसो से संबंध? सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक विचारधारा से, यानी रूसो की राजनीतिक विचारधारा से संबंधित है। 94, रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर किस शासन प्रणाली का समर्थन किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वैधानिक जनतंत्र का, वैधानिक जनतंत्र का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 95, रूसो का समझौता है, रूसो का समझौता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पक्षीय रूसो का समझौता है। 96, सामान्य इच्छा है, क्या है? आदर्श इच्छाओं का योग, आदर्श इच्छाओं का योग सामान्य इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 97, रूसो की सामान्य इच्छा को सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना किस विद्वान ने कहा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रीन ने। क्वेश्चन नंबर 98, सामान्य इच्छा की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विभाजन। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन सी, विभाजन। क्वेश्चन नंबर 99, प्राकृतिक की ओर लौट चलो, क्या? प्राकृतिक की ओर लौट चलो, यह कथन किस राजनीतिक विचारक का है? तो यह कथन रूसो का है। रूसो प्राकृतिक प्रेमी थे और इन्होंने कहा कि प्रकृति की ओर लौट चलो, यह कथन राजनीतिक, जो रूसो राजनीतिक हैं, विचारक हैं, उनका कथन है। क्वेश्चन नंबर 100, किस विचारक को लोकतंत्र तथा स्वतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रूसो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूसो। क्या? 101 का राइट आंसर हो जाएगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 102, अमेरिकन तथा अन्य संविधानों में आरंभ के शब्द हम लोग
किस विचारक की आवाज है? किसकी है? जो आप देखते हैं संविधान में, जो संविधान के आरंभ में होता है कि हम लोग, यह किस विचारक की आवाज है? तो यह रूसो की आवाज है। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन ए रूसो। क्वेश्चन नंबर 103, रूसो जोकोबियन निरंकुशवाद तथा सीजरवादी तानाशाही का जनक और कांट व हीगल के निरंकुशवादी सिद्धांत का प्रेरक है। यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, डियोगिट का यह कथन है। किसका? डियोगिट का। क्वेश्चन नंबर 104, रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट राजनीति शास्त्र की एक सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तक है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कॉल का है। तो 104 का ऑप्शन बी कॉल। 105, रूसो फ्रांस की राज्य क्रांति का बौद्धिक अग्रदूत था। रूसो फ्रांस की राज्य क्रांति का बौद्धिक अग्रदूत था। यह कथन, यह ऑप्शन बी, यानी यह कथन भ्रामक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, आदर्श इच्छा सामाजिक हित पर आधारित होती है। यह मनुष्य की श्रेष्ठ इच्छा होती है और उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह कथन निम्नलिखित में से विचारकों में से किसका है? तो यह कथन रूसो का है। 107, रूसो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रारंभिक यानी प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट करता है। एक बार देखने की, सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट करता है। 108, रूसो यूरोपीय समाज एवं कला को, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मनुष्य को विकृत करने वाला मानता था। क्वेश्चन नंबर 109, रूसो को, क्वेश्चन नंबर 109, रूसो को प्लेटो की तरह मनुष्य को एक अच्छा प्राणी मानता है। रूसो को प्लेटो की तरह मनुष्य को एक अच्छा प्राणी मानता है। 110, मनुष्य सन्मार्ग में विचलित क्यों होता है? इस संबंध में रूसो का मानना है क्या है? कि दंभ के कारण। 110 का ऑप्शन सी। 111, रूसो मनुष्य की के अनुसार मनुष्य की मूल भावना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। क्या? ए और बी दोनों सही हैं। कौन कौन से? आत्मा, प्रेम तथा आत्म प्रतिरक्षा, ये भी ठीक है। बी, सहानुभूति और परस्पर सहायता की भावना। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलते हैं और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है केवल। अभी हमारे 3 क्वेश्चन बचे, 112, 113, 14। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। इस चैप्टर के ये 3 क्वेश्चन बचे हैं। रूसो मनुष्य की स्वतंत्रता को प्रकृति प्रदत्त उपहार मानता है। क्या? रूसो मनुष्य की स्वतंत्रता को प्रकृति प्रदत्त उपहार मानता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। इसलिए वह पशु से भिन्न है, सही है। इसी के कारण वह पशु नहीं बना रहा, इसी के कारण वह मनुष्य के रूप में आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 113, स्वतंत्रता का अर्थ रूसो के अनुसार, ऑप्शन ए, अधिकारों की सुरक्षा की स्वतंत्रता। क्या? अधिकारों की सुरक्षा ही स्वतंत्रता है। 113 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 114 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, रूसो की स्वतंत्रता विषयक मान्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रूसो का मानना है कि समाज की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। रूसो का मानना है कि समाज की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। चैप्टर 3, हीगल एंड कांट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, हीगल का जन्म किस देश में हुआ था? हीगल का जन्म किस देश में हुआ था? तो हीगल का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी।
क्वेश्चन नंबर 2, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री किसकी रचना है? फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री किसकी रचना है? तो ये हीगल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3, जर्मनी का संविधान किसकी रचना है? जर्मनी का संविधान किसकी रचना है? तो यह हीगल की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करें आप। क्वेश्चन नंबर 4, हीगल के राजनीतिक सिद्धांत किस पद्धति पर आधारित हैं? यानी हीगल के राजनीतिक सिद्धांत किस पद्धति पर आधारित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। क्या? हीगल के राजनीतिक सिद्धांत द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जर्मन आदर्शवाद का प्रणेता था? जर्मन आदर्शवाद का प्रणेता था, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हीगल। हीगल जर्मन आदर्शवाद का प्रणेता था। क्वेश्चन नंबर 6, द्वंद्ववाद अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का रूपांतरण है? तो द्वंद्ववाद जो शब्द है वो हिंदी के क्वेश्चन नंबर 6, द्वंद्ववाद अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का रूपांतरण है? यानी द्वंद्ववाद अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का रूपांतरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, डायलैक्टिक। क्या? डायलैक्टिक इसका द्वंद्ववाद अंग्रेजी भाषा का शब्द का रूपांतरण है, डायलैक्टिक। क्वेश्चन नंबर 7, हीगल के अनुसार विकास की प्रक्रिया के चरण हैं? तो हीगल के अनुसार विकास की प्रक्रिया के चरण 3 हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3। क्वेश्चन नंबर 8, हीगल के अनुसार विकास प्रक्रिया का चरण नहीं है। हीगल के अनुसार विकास प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्विकास। 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी, उद्विकास। क्वेश्चन नंबर 9, हीगल के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार है? हीगल के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार परिवार है। 9 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य को एक सर्वोच्च प्राणी मानता है? राज्य को एक सर्वोच्च प्राणी मानता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीगल। हीगल राज्य को सर्वोच्च प्राणी मानता है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, हीगल के अनुसार विश्व आत्मा है? हीगल के अनुसार विश्व आत्मा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी क्या क्या? शाश्वत, क्रियाशील, गतिशील। तो इसकी हीगल के अनुसार विश्व आत्मा, शाश्वत, क्रियाशील, गतिशील, ऑप्शन डी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य देवी है, वह कोई गलती नहीं कर सकता, यह कथन किसका? हीगल का। हीगल कहते हैं कि राज्य देवी है, वह कोई गलती नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य का सर्वोच्च हित हीगल ने किसे माना है? राज्य का सर्वोच्च हित हीगल ने किसे माना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कानून को। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय राज्य का प्रबल समर्थक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कांट। कांट राष्ट्रीय राज्य का प्रबल समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक आदर्शवादी विचारधारा के पिता के रूप में जाने जाते हैं? आधुनिक आदर्शवादी विचारधारा के पिता के रूप में जाने जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांट। क्वेश्चन नंबर 16, अग्नि पर शोध, अग्नि पर शोध प्रबंध प्रस्तुत करने वाला विद्वान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कांट। क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध बुद्धि मीमांसा किसकी रचना है? शुद्ध बुद्धि मीमांसा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कांट की यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 18, शाश्वत शांति किसकी कृति है? शाश्वत शांति ये आपकी कांट की कृति है। कांट की कृति कौन सी? शाश्वत शांति। क्वेश्चन नंबर 19, कांट राज्य की उत्पत्ति मानता है? कांट राज्य की उत्पत्ति मानता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुबंध के आधार पर कांट राज्य की उत्पत्ति मानता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, नैतिक कानून की
अवधारणा किसकी है? नैतिक कानून की अवधारणा किसकी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कांट की। क्वेश्चन नंबर 21, कांट विधि को किसके अधीन मानते हैं? कांट विधि को किसके अधीन मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति के अधीन कांट विधि को अधीन मानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, कांट के विधि संबंधित विचार प्राप्त होते हैं। कांट के विधि संबंधित विचार शुद्ध बुद्धि मीमांसा में प्राप्त होते हैं। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, कांट ने शासन के कितने भेद माने? कांट ने शासन के 3 भेद माने। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 24, संपत्ति के अधिकार का समर्थक था। संपत्ति के अधिकार का समर्थक था कौन था? कांट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्रांति को अवैध कार्य किसने माना? क्रांति को अवैध कार्य किसने माना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांट ने क्रांति को अवैध कार्य माना। क्वेश्चन नंबर 26, कांट क्या था? एक दार्शनिक था। कांट एक दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 27, कांट के राजनीतिक विचार प्रभावित हैं। कांट के राजनीतिक विचार प्रभावित हैं किससे? रूसो मॉन्टेस्क्यू से। किससे? रूसो मॉन्टेस्क्यू से कांट के राजनीतिक विचार प्रभावित हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, रूसो को नैतिक जगत का न्यूटन किसने कहा? रूसो को नैतिक जगत का क्या? रूसो को नैतिक जगत का न्यूटन किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांट ने। क्वेश्चन नंबर 29, कांट के अनुसार न्यायपालक सत्ता का कार्य कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 30, संपत्ति को इच्छा की अभिव्यक्ति माना है। संपत्ति को इच्छा की अभिव्यक्ति माना है। तो कांट ने संपत्ति को इच्छा की अभिव्यक्ति माना है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन हीगल की कृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हीगल की कृति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द प्रिंस। द प्रिंस हीगल की कृति नहीं है। बाकी फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, साइंस ऑफ लॉजिक ये हीगल की कृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सरकारी दार्शनिक के रूप में जाना जाता है? तो हीगल सरकारी दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, हीगल ने द्वंद्ववाद का विचार निम्नलिखित में किससे ग्रहण किया? हीगल ने द्वंद्ववाद का विचार निम्नलिखित में से किससे ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनान से। क्वेश्चन नंबर 34, हीगल का राजदर्शन निम्नलिखित में किससे प्रेरित है? हीगल का राजदर्शन निम्नलिखित में किससे प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। किससे? प्लेटो से, अरस्तु से और रूसो से, इन तीनों से हीगल का राजनीतिक दर्शन प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 35, हीगल का राजदर्शन निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। कौन कौन से? द्वंद्वात्मक प्रणाली पर और राष्ट्रीय राज्य के विचार पर हीगल का राजदर्शन आधारित है। क्वेश्चन नंबर 36, हीगल के अनुसार वस्तु के वास्तविक रूप में कितने तत्व होते हैं? हीगल के अनुसार वस्तु के वास्तविक रूप में कितने तत्व होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 हीगल के अनुसार वस्तु के वास्तविक रूप में तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हीगल के अनुसार वाद, प्रतिवाद व साम्यवाद द्वारा निम्नलिखित में किस प्रकार का विकास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक विकास। क्या होता है? सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 38, हीगल ने निम्नलिखित में किसको परिवार का आधार माना? हीगल ने निम्नलिखित में किसको परिवार का आधार माना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहयोग को। सहयोग को हीगल ने परिवार का आधार माना।
क्वेश्चन नंबर 39, हीगल के अनुसार वाद और प्रतिवाद के संयोग से जिस साम्यवाद का जन्म होता है वह वाद व प्रतिवाद की तुलना में होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सकारात्मक व नकारात्मक तत्वों का मिश्रण होता है? कौन सकारात्मक व नकारात्मक तत्वों का मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवाद। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में किसका स्वरूप तुलनात्मक रूप से सबसे छोटा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, वाद। वाद स्वरूप तुलनात्मक रूप से सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 42, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें ताकि आपका और आपके दोस्तों का भी इससे फायदा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 42, हीगल के अनुसार राज्य विकास क्रम की कौन सी अवस्था है? तो हीगल के अनुसार राज्य विकास क्रम की अंतिम अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, हीगल ने विकास की गति को नाम दिया। हीगल ने विकास की गति को ट्रायड नाम दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रायड। क्वेश्चन नंबर 44, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 44, हीगल के राज्य सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीगल के राजनीतिक विचारों में यानी हीगल के राज्य सिद्धांत के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3। यानी राज्य एक देवी संस्था है, राज्य साध्य और व्यक्ति साधन है, राज्य नैतिकता से परे है। तो 1, 2, 3 इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन इमैनुअल कांट की पुस्तक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइंस ऑफ लॉजिक। साइंस ऑफ लॉजिक ये कांट की पुस्तक नहीं है, बाकी ये कांट की पुस्तकें क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, इंटरनल पीस, ये कांट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 46, कांट के अनुसार निम्नलिखित में किसको केवल शुद्ध बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक जगत। वास्तविक जगत केवल शुद्ध बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में अपने किस ग्रंथ में कांट ने यह प्रतिपादित किया कि धर्म और ईश्वर सत्ता का आधार बुद्धि नहीं बल्कि नैतिक भावना है? क्या क्वेश्चन एक बार देख लें कि किस ग्रंथ में कांट ने यह प्रतिपादित किया कि धर्म और ईश्वर सत्ता का आधार बुद्धि नहीं बल्कि नैतिक भावना है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन कांट के अनुबंध का तात्पर्य है। कांट के अनुबंध का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रभुत्व सत्ता जनता में निहित है। कांट के अनुबंध का तात्पर्य क्या है कि प्रभुत्व सत्ता जनता में निहित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कांट ने विधि को माना है। कांट ने विधि को नीति के अधीन माना है। क्वेश्चन नंबर 50, कांट के अनुसार विधि के कितने अंग हैं? कांट के अनुसार विधि के कितने अंग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। कांट के अनुसार विधि के 2 अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कांट ने वैयक्तिक विधि को विभाजित किया। कांट ने वैयक्तिक विधि को विभाजित किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी संपदागत विधि में और व्यक्तिगत विधि में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 ये इस चैप्टर के सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर की। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। और आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर जरूर कर दें ताकि सभी का इससे फायदा हो। 52,
कांट के अनुसार विधायकों की संख्या की दृष्टि से शासन के कितने भेद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 53, कांट ने निम्नलिखित में किनके विचारों को गंभीर अध्ययन किया था? कांट ने निम्नलिखित में किनके विचारों को गंभीर अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी, यानी ए व बी दोनों। किसका? मॉन्टेस्क्यू का और रूसो का। तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन समाप्त हो गए। 53 इसको चैप्टर में हमने क्वेश्चन कराए। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका मार्क्स ग्राम्स्की, क्या? मार्क्स ग्राम्स्की और हाना अरेंट। मार्क्स ग्राम्स्की, हाना अरेंट, इस चैप्टर को भी हम करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। ये चौथा चैप्टर है, इसमें पढ़ने वाले हैं मार्क्स ग्राम्स्की, हाना अरेंट। मार्क्स ग्राम्स्की, हाना अरेंट इसमें कराने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स की विश्व प्रसिद्ध कृति का नाम है। मार्क्स की विश्व प्रसिद्ध कृति का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स की विश्व प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया की, क्या? दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, यह आह्वान किस विद्वान का है? दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, यह आह्वान यानी यह कथन किस विद्वान का है? तो यह आपका है मार्क्स का। मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह मार्क्स ने कहा था। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस विचारक को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है? किस विद्वान को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क्स को। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट इन विदरिग, क्या? स्टेट इन विदरिग अवे, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन मार्क्स का है। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क्स का विश्वास था, मार्क्स का विश्वास क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिंसात्मक क्रांति में। हिंसात्मक क्रांति में मार्क्स का विश्वास था। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क्स के सिद्धांतों में किस विचारक के द्वारा संशोधन किए गए? मार्क्स के सिद्धांतों में किस विचारक, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो, तो विचारक के द्वारा संशोधन किए गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेनिन द्वारा। लेनिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक शक्तियां वे धुरी हैं जिन पर संपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक तंत्र घूमता है, यह कथन किसका है? यह कथन मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की? तो ये आर्थिक के आधार पर की थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक के आधार पर मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या की थी। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें। मार्क्स के साम्यवादी विचारों में किस सिद्धांत को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो एक देशीय समाजवाद को साम्यवादी विचारों में सम्मिलित नहीं किया गया है। किसके? मार्क्स के साम्यवादी विचारों में एक देशीय समाजवाद को सम्मिलित नहीं किया गया। बाकी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये सभी सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़े देखा, मैंने उसे पैरों के बल पर खड़ा कर दिया, यह कथन किसका है? क्वेश्चन को एक बार समझ लो कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़े देखा, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया, यह कथन मार्क्स का है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए, मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11, मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर पूंजीवाद के बाद कौन सी अवस्था आएगी? तो साम्यवादी अवस्था आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12, मार्क्स के अनुसार समाज में अस्तित्व होता है, मार्क्स के अनुसार समाज में अस्तित्व होता है, क्या होता है, वर्ग विहीन का होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मार्क्स ने क्रांति के लिए अपना ध्यान केवल केंद्रित किया किस पर, सर्वहारा वर्ग पर, किस पे, सर्वहारा वर्ग पर क्रांति के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया किसने, मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 14, मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन के रूपांतरण का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क्सवाद से संबंधित है। किससे, मार्क्सवाद से संबंधित है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हर एक अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार कार्य करे तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार साधनों को ग्रहण करे, यह कथन किसका है, तो यह कथन मार्क्स का है। मार्क्स कहते हैं कि हर एक अपनी योग्यता, यानी हर एक अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार कार्य करे तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार साधनों को ग्रहण करे, यह कथन, ये जो कथन कहा है, यह कथन मार्क्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना किसके द्वारा संपन्न हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क्स के द्वारा संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राम्स्की का जन्म किस वर्ष हुआ था, ग्राम्स्की का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1891 में ग्राम्स्की का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, ग्राम्स्की किस देश का निवासी था, तो इटली का निवासी था। कौन, ग्राम्स्की, ग्राम्स्की इटली का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 19, इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के गठन में किसका योगदान था, तो ग्राम्स्की का योगदान था किसमें, इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ग्राम्स्की ने अपने जीवन में कितने नोट्स लिखे, ग्राम्स्की ने अपने जीवन में कितने नोट्स लिखे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33। ग्राम्स्की ने अपने जीवन में 33 नोट्स लिखे। क्वेश्चन नंबर 21, प्रिजन नोटबुक किसकी रचना है, प्रिजन नोटबुक किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम्स्की की यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 23, नागरिक समाज का पक्षधर था, नागरिक समाज का पक्षधर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम्स्की नागरिक समाज का पक्षधर था। क्वेश्चन नंबर 24, ग्राम्स्की के नागरिक समाज में सम्मिलित हैं, क्वेश्चन को देख लो कि ग्राम्स्की के नागरिक समाज में सम्मिलित हैं, क्या सम्मिलित हैं, ये सभी कौन से, शिक्षा विचारधारा परिवार, शिक्षा विचारधारा परिवार, ये ग्राम्स्की के नागरिक समाज में सम्मिलित हैं। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, शक्ति के कितने प्रतिमान हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की शक्ति के कितने प्रतिमान हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। जो रात की क्लास होने वाली है 8 साढ़े 8 बजे, जैसे ये शक्ति के कितने प्रतिमान हैं, 4, हम बोर्ड के माध्यम से बोर्ड पर पढ़ाऊंगा कि 4 ये आपके हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको एक बहुत अच्छा नोट्स देने वाला हूं आज रात को। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 26, शक्ति का तृतीय रूप है संगठनात्मक, क्या, संगठनात्मक शक्ति का तृतीय रूप है। क्वेश्चन नंबर 26 का ए राइट आंसर। 27, स्वेच्छा से स्वीकृत शक्ति है, स्वेच्छा से स्वीकृत शक्ति सत्ता होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, अधिनायकवाद के मूल किसकी रचना है, अधिनायकवाद के मूल किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाना आरेंट, हाना आरेंट की यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 29, हाना आरेंट किसकी शिष्या थी, हाना आरेंट किसकी शिष्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्टिन हाइडेगर, मार्टिन हाइडेगर हाना आरेंट शिष्या थी किसकी, मार्टिन हाइडेगर शिष्या थी किसकी, हाना आरेंट की। क्वेश्चन नंबर 30, लोकतंत्र की समर्थक और अधिनायकवाद की धुर विरोधी थी, क्या, लोकतंत्र की समर्थक और अधिनायकवाद की धुर विरोधी थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाना आरेंट। क्वेश्चन नंबर 31,
सामाजिक समूहों का वास्तविक गठबंधन है? अधिपत्यवाद। अधिपत्यवाद सामाजिक समूहों का वास्तविक गठबंधन है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए, अधिपत्यवाद। क्वेश्चन नंबर 32, अधिपत्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेनिन ने किया। 32 का ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, अधीनस्थ शब्द का प्रयोग क्या? अधीनस्थ शब्द का प्रयोग क्या किसने? ग्राम्स्की ने अधीनस्थ शब्द का प्रयोग किया। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, जर्मन अमेरिकी दार्शनिक कौन है? जर्मन अमेरिकी दार्शनिक हैं हाना आरेंट। हाना आरेंट जर्मन और अमेरिकी दार्शनिक हैं। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अधिनायकवाद पर विचार प्रस्तुत किए। 35, अधिनायकवाद पर विचार प्रस्तुत किए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाना आरेंट। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, ऑन ह्यूमन कंडीशन रचना है। ऑन ह्यूमन कंडीशन रचना है किसकी है? हाना आरेंट की। तो 36 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अपने प्रारंभिक लेखन कार्य के दौरान मार्क्स ने अपना ध्यान केंद्रित किया किस पर? औद्योगिक समस्याओं की ओर। औद्योगिक समस्याओं की ओर अपने प्रारंभिक लेखन कार्य के दौरान मार्क्स ने अपना ध्यान केंद्रित किया किस पर? औद्योगिक समस्याओं की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, पेरिस से मार्क्स का निष्कासन कब हुआ? पेरिस से मार्क्स का निष्कासन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1845 ईस्वी में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देख जरूर लें। 38 का ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, अधिपत्यवाद शब्द जुड़ा है। अधिपत्यवाद शब्द जुड़ा है किससे? रूस की क्रांति से अधिपत्यवाद शब्द जुड़ा है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किसने अधिपत्यवाद क्या? निम्नलिखित में किसने अधिपत्यवाद को सामाजिक समूहों का वास्तविक गठबंधन माना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम्स्की ने। किसने? ग्राम्स्की ने। 41, हाना आरेंट ने राजनीति विज्ञान में किसकी सैद्धांतिक व्याख्या प्रस्तुत की? क्या? क्वेश्चन को देख लो एक बार कि हाना आरेंट ने राजनीति विज्ञान में किसकी सैद्धांतिक व्याख्या प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, शक्ति की, राजनीति की, अधिनायकवाद की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42, हाना आरेंट के अनुसार शक्ति का तृतीय रूप है। हाना आरेंट के अनुसार शक्ति का तृतीय रूप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संगठनात्मक। क्या? संगठनात्मक हाना आरेंट के अनुसार शक्ति का तृतीय रूप है। तो ये इस चैप्टर के हमारे थे 42 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर लोगे और इसकी पीडीएफ को वहां से आसानी से डाउनलोड कर लोगे। तो इसके बाद हमारे 2 चैप्टर बचे। 5वें चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं हम कार्ल पॉपर लॉस्की। क्या? कार्ल पॉपर लॉस्की 5वें चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक चैप्टर बचेगा, उसके बाद हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बुक में दे रखे हैं उनको कराएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रियाई ब्रिटिश नागरिक थे। ऑस्ट्रियाई ब्रिटिश नागरिक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ऑस्ट्रियाई ब्रिटिश नागरिक थे। क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञान मस्तिष्क के अनुभवों से विकसित होता है, यह कथन किसका है? यानी ज्ञान मस्तिष्क के अनुभवों से विकसित होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कार्ल पॉपर का। कार्ल पॉपर कहते हैं कि ज्ञान मस्तिष्क के अनुभवों से विकसित होता है। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पॉपर ने किसके विचारों की आलोचना की? पॉपर ने किसके विचारों की आलोचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिटलर के विचारों की पॉपर ने आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 4,
ऐतिहासिकता के विचारों की आलोचना किसने की? तो ऐतिहासिकता के विचारों की आलोचना पॉपर ने की। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, महत्वपूर्ण तर्कवाद हेतु जाना जाता है। महत्वपूर्ण तर्कवाद हेतु जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पॉपर को महत्वपूर्ण तर्कवाद हेतु जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य और समाज एक हैं। राज्य और समाज एक हैं, यह विचार किसका है? तो यह विचार लास्की का है। लास्की कहते हैं कि राज्य और समाज एक है, यह लास्की कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लास्की निरंकुश शासन के स्थान पर, लास्की निरंकुश शासन के स्थान पर किस प्रकार के शासन का समर्थन था? यानी क्वेश्चन को देख लो कि लास्की निरंकुश शासन के स्थान पर किस प्रकार के शासन का समर्थक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुलवादी। बहुलवादी। क्वेश्चन नंबर 8, लास्की के अनुसार कानून का स्रोत कौन है? लास्की के अनुसार कानून का स्रोत कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्ति। व्यक्ति लास्की के अनुसार कानून का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 9, लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के कितने रूप हैं? लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के कितने रूप हैं? तो लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के 3 रूप हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस किसकी रचना है? डेमोक्रेसी इन क्राइसिस किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लास्की की रचना है। कौन सी? डेमोक्रेसी इन क्राइसिस। तो चलिए 10 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। व्हाट आई बिलीव, क्या? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आई बिलीव किसकी रचना है? तो यह लास्की की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12, समाज की सत्ता को सर्वोच्च मानता था। समाज की सत्ता को सर्वोच्च मानता था लास्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लास्की समाज की सत्ता को सर्वोच्च मानता था। क्वेश्चन नंबर 13, बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक था। बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लास्की बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक था। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप इसको जरूर 1-2 बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य को कानूनों का निर्माता नहीं मानता है। राज्य को कानून का निर्माता नहीं मानता है, कौन? अरस्तु। अरस्तु राज्य को कानूनों का निर्माता नहीं मानता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य को सर्वोच्च सत्ता नहीं मानता। राज्य को सर्वोच्च सत्ता नहीं मानता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लास्की। लास्की राज्य को सर्वोच्च सत्ता नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 16, अधिकारों का समर्थक है। अधिकारों का समर्थक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लास्की अधिकारों का समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 17, लास्की ने स्वतंत्रता के कितने रूप माने हैं? लास्की ने स्वतंत्रता के कितने रूप माने हैं? तो 3 रूप लास्की ने स्वतंत्रता के माने हैं। कितने? 3। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, लास्की के स्वतंत्रता संबंधी विचार किससे मेल खाते हैं? लास्की के स्वतंत्रता संबंधी विचार किससे मेल खाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ग्रीन से मेल खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लास्की युग है। लास्की युग है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक लास्की युग है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आपको और आपके फ्रेंडों तक पहुंचती रहे। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सीसीएस यूनिवर्सिटी की प्रत्येक दिन की जो भी सूचना आती है उससे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लास्की था। लास्की था, ये सभी क्या था? लेखक, पत्रकार और विचारक। लास्की लेखक भी था, पत्रकार भी था और विचारक भी था। क्वेश्चन नंबर 21, कार्ल पॉपर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप इसको अंडरलाइन कर लें ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। कार्ल पॉपर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर बड़े ध्यान से देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इनकी उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, लास्की के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
लास्की ने बोंदा और ऑस्टिन के विचारों की आलोचना नहीं की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। तो ये साथियों हमने कराए हैं क्वेश्चन 22 5 चैप्टर के। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा 6, R.H. टोनी फ्रेडरिक हायक। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? तो चैप्टर 6 में R.H. टोनी एंड फ्रेडरिक हायक, ये दो पढ़ने हैं, R.H. टोनी और फ्रेडरिक हायक, जिसमें ये चैप्टर है 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेज इतिहासकार थे क्या? अंग्रेज इतिहासकार थे, कौन थे? हार्वर्ड विलियम्स या रिचर्ड वेनिसन या रिचर्ड हेनरी टोनी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिचर्ड हेनरी टोनी। रिचर्ड हेनरी टोनी अंग्रेज इतिहासकार थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, टोनी का जन्म हुआ था। टोनी का जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत में। भारत में टोनी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, टोनी के पिता किस भाषा के समग्र थे? टोनी के पिता किस भाषा के समग्र थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा के समर्थक थे या समग्र थे। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक प्रजाति भेदभाव के विरुद्ध थे। सामाजिक प्रजाति भेदभाव के विरुद्ध थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिचर्ड हेनरी टोनी। किसके? सामाजिक प्रजाति भेदभाव के विरुद्ध थे। कौन? रिचर्ड हेनरी टोनी, ये सामाजिक प्रजाति भेदभाव के विरुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, सोशलिस्ट बाइबिल किसकी रचना है? क्या कि सोशलिस्ट बाइबिल किसकी रचना है? तो ये टोनी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए, टोनी। क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेलिटी किसकी रचना है? तो इक्वेलिटी टोनी की रचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सत्ता व सत्व के मध्य अंतर स्पष्ट किया। सत्ता व सत्व के अंदर यानी कि मध्य अंतर स्पष्ट किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोनी ने। टोनी ने सत्ता व सत्व के मध्य अंतर स्पष्ट किया। क्वेश्चन नंबर 8, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हायक। हायक एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान हुआ? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, फ्रेडरिक हायक को। फ्रेडरिक हायक को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, किन्सियन विचारों के विरोधी थे। क्या? किन्सियन विचारों के विरोधी थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेडरिक हायक। फ्रेडरिक हायक किन्सियन विचारों के विरोधी थे। किन्सियन। क्वेश्चन नंबर 11, समाजवाद के विरोधी थे। समाजवाद के विरोधी हायक थे। कौन? हायक समाजवाद के विरोधी थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हायक। क्वेश्चन नंबर 12, द रोड टू सर्फडोम किसकी रचना है? द रोड टू सर्फडोम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हायक की। हायक की रचना कौन सी है? द रोड टू सर्फडोम किसकी रचना है? हायक की। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, R.H. टोनी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इन्होंने कुछ समय तक राजनीति शास्त्र में अध्यापन का कार्य किया। एक बार फिर से देख लें कि इन्होंने कुछ समय तक राजनीति शास्त्र में अध्यापन का कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रेडरिक हायक के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रेडरिक हायक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है या कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1978 में इन्हें अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया, लेकिन नहीं,
यह कथन सही नहीं है। सन 1978 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो चलिए साथियों, ये थे आज के क्वेश्चन। आज हमने ये आपका पूरा मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है। यदि आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए यहीं तक, धन्यवाद साथियों।